यस Yes, सर। आप लोग होप कि हम लोग पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करें। यस सर। ठीक है, ओके ओके देन स्टार्ट करते हैं फिर अपनी क्लास को। तो मुझे ये बताओ, लास्ट क्लास में हमने आपने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, बताओ। सर ओहम्स लॉ पढ़ा था और रेजिस्टेंस ओम लॉ पढ़ा था और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और क्या? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हो चुका, बता दिया एक बच्चे ने। ओम्स लॉ बता दिया बेटा बच्चे ने। क्या? पोटेंशियल। ओके चलो, ये सारी चीजें हम कल पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रजिस्टिविटी, रजिस्टर्स आर इन सीरीज एंड पैरेलल। रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स पढ़ेंगे। तो आज हम देखो पढ़ने वाले हैं क्या क्या, जैसे रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे और अबाउट द रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे भी से रिलेटेड होंगी और कुछ रजिस्टिविटी से रिलेटेड होंगी, रजिस्टर या रजिस्टिविटी से रिलेटेड होंगी। ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है सबको? यस सर। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन 1 का आंसर करो। क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा? सर क्वेश्चन बी। ऑप्शन क्वेश्चन 1 का कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी। अच्छा, बी कितने लोगों की करेक्ट है? बी ऑप्शन कितने लोगों का? हैंड रेज करो, बी ऑप्शन वाले हैंड रेज करो। बी ऑप्शन है 9 लोगों का करेक्ट। 10 11 11 12 13 लोगों का ऑप्शन बी करेक्ट है और मैं 16 लोगों का हो गया। अच्छा, मैं हैंड डाउन कर रहा हूं। अब ओनली हैंड रेज करना ऑप्शन सी वाले। ऑप्शन सी किन लोगों का ऑप्शन सी जिन लोगों का आंसर है वो हैंड रेज करो। 20 18 19 20 बच्चों का ऑप्शन सी है, जो कि ऑप्शन सी ही करेक्ट है। V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ। अच्छा, SI यूनिट ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑप्शन सी। अच्छा, VI ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, VI ग्राफ फॉर ओम्स लॉ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। ऐसा होता है। VI ग्राफ हमारा कैसे होता है? ऐसे होता है VI ग्राफ, समझ रहे हो? VI ग्राफ हमारा ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर है? यस सर। ओके एक सेकेंड। The factors on which resistance are depend। हम वो फैक्टर्स देखेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस, आपने सुना रेजिस्टेंस? तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, रेजिस्टेंस क्या करता है? यस सर। रेजिस्टेंस क्या करता है? क्या करता है रेजिस्टेंस? करंट लेके जाता है उसको रोकता है। करंट को फ्लो होने से रोकता है, तो हमने देखेंगे रेजिस्टेंस किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। जितनी लंबी लेंथ होगी, जैसे मैं आपको बोलूं कि 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस अगर मेरा 1 ओम है तो 10 मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 10 ओम। क्या मैं बोलूं रेजिस्टेंस मेरा किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लेंथ के। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द करंट। एरिया मतलब एरिया बोले तो कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/8। जितना ज्यादा मोटा वायर लोगे उतना ही कम उसका रेजिस्टेंस होगा। जितना ज्यादा मोटा वायर लोगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। और इन दोनों के प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमारा एक आता है कांस्टेंट।
जिसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, Resistivity. ये क्या होता है, ये क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होती है। ये क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ Of the- मटेरियल। ये किसी भी लेंथ पे, एरिया पे डिपेंड नहीं करती। ये हमारी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी एक टेम्परेचर पे अगर रजिस्टिविटी दी हुई है तो वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। Constant. रेजिस्टेंस Sir, आपको हमेशा याद रहना है, रखना है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है Sir. रो एल अपॉन ए। रो एल Excuse me, अपॉन sir. ए। हाँ बेटा बताओ सर कोई शायद पूछना चाहता है, ऋषि कुमार कौन? क्या। सर हैंड रेज किया था कब से? सर हैंड नहीं, रेज किया था कब से? तो बेटा बोल दिया करो ना कि ऐसे मुझे हैंड रेज सर नहीं। ये पहले से रह गया है गलती से। अच्छा सर गलती एक सर बार फिर से समझा आई दो। ओके सर एक बार फिर मान से ठीक है समझा ठीक है। दो। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। ये जो, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। ये जो जैसे आपका वायर है कोई, उसका ये जो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। जितना मोटा वायर होगा तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा कि नहीं होगा। यस सर। Yes, sir. जितना ज्यादा मोटा वायर Yes, होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और जितनी ज्यादा लेंथ का वायर होगा क्या उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, Yes, sir. और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। Yes, sir. और आपको याद रखना है कि रजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होती है जो कि आपके टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो रजिस्टिविटी चेंज होगी, अदरवाइज लेंथ और एरिया पे रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। नहीं होगी। अच्छा, तो अब देखो रजिस्टिविटी क्या होती है, रो होती है, इसको रो बोलते हैं। और ये इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। जैसे जैसे टेम्परेचर मटेरियल का इंक्रीज करोगे तो ये क्या करती है, रजिस्टिविटी इंक्रीज करती है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए, जहां पे रो है आपकी रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, और एल है आपकी लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ए है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है रेजिस्टेंस। Yes, sir. ओके ये क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन करो फास्ट, ये क्वेश्चन करो, मुझे आंसर दो इसका। हैंड रेस करोगे, ओनली हैंड रेस करोगे, ऐसा नहीं कोई आंसर कर दे। मैं हैंड रेस करवाऊंगा। सर एक बार फिर से बोलना सर, पीछे वाला रो इज इक्वल टू। फॉर्मूला था R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। फॉर्मूला लिख लो कॉपी पे, साथ ही साथ लिख लिया करो, पेन कॉपी लेके बैठा करो, पेन कॉपी लेके बैठो हमेशा, Yes, sir. पेन कॉपी लेके बैठा करो हमेशा। थोड़ा सा वेट करते हैं बेटा, मानव और सौरभ थोड़ा सा वेट करते हैं, बाकी लोग भी करें इस क्वेश्चन को, उसके बाद पूछता हूँ फिर। ओके, आप निशांत वाडिया बताओ जरा, आंसर क्या होगा इसका। बी। बी। ओके, अनीश कपूर, याद रहे उसने न्यू रजिस्टिविटी पूछा है, रजिस्टिविटी याद रहे। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ओके, साक्षी, Sir, option A. आर्यन 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 अनीता देवी,
सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ओके, सौरभ। सर ऑप्शन बी। ओके, अमित चौहान। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। ओके, अवनीत कौर। ओके, मैं सब लोगों से नहीं पूछ पाऊंगा, टाइम थोड़ा सा कम है। रैंडमली मैं पूछ लेता हूँ कुछ कुछ लोगों से, और कुछ कुछ लोग जिनको नहीं पूछा है, हो सकता है उनका नंबर नेक्स्ट टाइम में आ जाए। बुरा नहीं मानेगा कोई? ठीक है। यस सर। सॉल्यूशन क्या होता है, देखो सॉल्यूशन क्या होता है इसका कि हमारा, आपको अभी मैंने बताया था रजिस्टिविटी क्या होती है। वायर ऑफ रजिस्टिविटी रो इज स्ट्रेच 3 टाइम्स इट्स लेंथ। यानी कि एक वायर था जिसकी लेंथ थी L, उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ कितनी कर दी? 3L कर दी है। तो तब पूछा है व्हाट इज द न्यू रजिस्टिविटी। आपको याद है मैंने बताया था रजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये डिपेंड नहीं करती, रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि आपका क्या लेंथ है, क्या एरिया है, इस पे डिपेंड नहीं करती। अगर इनिशियली आपकी रजिस्टिविटी रो है तो आपकी लेंथ अगर भले ही वायर की बढ़ जाए तो उसकी रजिस्टिविटी रो ही रहेगी। ऑप्शन सी करेक्ट। इसकी जगह अगर रेजिस्टेंस पूछा होता तो कुछ बच्चों का आंसर सही भी होता है, इसमें से जिसने 3 रो दिया या रो बाई 3 दिया, कुछ न कुछ सही जरूर होता, लेकिन आपने भूल कर दी, रजिस्टिविटी पूछा था न कि रेजिस्टेंस। समझ में आया? यस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को करके बताओ, शायद कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन करेक्ट जाएगा। इस क्वेश्चन को करो। A wire of resistivity rho and resistance R is stretched to 3 times of its length. What will be its new resistance? अब पूछा है आपको रेजिस्टेंस। आर्यन का आंसर आ चुका है। वेट करो आर्यन, वेट जस्ट वेट करते हैं। ओके, 10-11 लोगों का आंसर आ गया है। चंदन चौहान सर 9R। 9R आ रहा है। ओके, निशांत वाटिया सर ए। आ रहा है। ओके, और बताओ सौरभ। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अनीश कपूर। सर ऑप्शन डी। अनीश। अनमोल। मानव। डी। सक्षम। निशा कुमारी। अवनीत कौर। 9R। चलो अब हम करते हैं, काफी बच्चों के आंसर करेक्ट भी हैं। आंसर इसका 9R ही होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, अ वायर ऑफ लेंथ रजिस्टिविटी रो, उसकी रजिस्टिविटी रो है तो रजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो रेजिस्टेंस उसका इनिशियली क्या है? R है। मान लो इनिशियल रेजिस्टेंस में बोलूं R क्या है मेरा? R है। और इनिशियल लेंथ फॉर इनिशियल कंडीशन बोल देता हूं, फॉर इनिशियल कंडीशन मेरा रेजिस्टेंस R है, लेंथ L है, और आपका एरिया क्या है? उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। ये क्या है? मेरा इनिशियल है। अब मुझे फाइनल चाहिए।
अगर फॉर फाइनल कंडीशन में देखूं, अगर तो फॉर फाइनल कंडीशन, फाइनल कंडीशन मान लो एल डैश क्या हो गया, लेंथ को कितने टाइम किया इसने, लेंथ क्या मेरे टाइम किया है, तो 3 times. Sir, 3 times. 3 times. एल डैश को 3L बोल दूं, 3L बोल दूं एल डैश को, कि मेरी जो लेंथ है फाइनल वाली सिमिलरली। अच्छा एक बात बताओ, 3 टाइम्स क्या, अगर मैं किसी वायर को खींच के लंबा कर रहा हूँ, क्या उस वायर का वॉल्यूम इनिशियली और फाइनली कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो आप क्या करोगे, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ होता है कि नहीं होता है वॉल्यूम? Yes, Yes, sir. sir. फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, ए डैश एल डैश होगा कि नहीं होगा फाइनल वॉल्यूम? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से देखो Yes, ए इंटू एल इक्वल टू ए डैश आपको निकालना है और एल डैश आपको दे रखा है 3L, तो L से L कैंसिल हो गया, तो ए डैश क्या आ गया आपका, ए डैश क्या A/3 आएगा, आएगा कि नहीं? Yes, sir. अरे आपने देखा, Yes. आपने क्या किया, एक वायर था थोड़ा मोटा था, इनिशियली मोटा था, आपने बहुत पावर थी आपके अंदर, तो आपने क्या किया, उस वायर को खींच के लंबा कर दिया। अगर वो लंबा होगा क्या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा? Yes, sir. Yes, लेकिन Yes, sir. आपको Yes, एक चीज sir. ध्यान रखनी है, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इनिशियल जितना था फाइनल में भी उतना ही रहेगा। तो हमने वो कंडीशन लगा दी कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वायर I इक्वल have question. हाँ बताओ सर ये फॉर्मूला लगा के नहीं हो सकता? कौन सा फॉर्मूला? सर जो आपने बताया था R is. हाँ वो फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट। तो हमारा अभी क्या हुआ, फाइनल इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम से हमने ए डैश का रिलेशन निकाल लिया कि हमारा ए डैश क्या है, हमारा A/3। अब हमें चाहिए क्या, न्यू रेजिस्टेंस चाहिए। तो क्या मेरा न्यू रेजिस्टेंस R डैश मान लो क्या आएगा, रो क्या, अरे रो L डैश अपॉन ए डैश आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। Yes, sir. इनिशियल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ मुझे, R इक्वल टू क्या, रो L/A होगा इनिशियल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये है। अब फाइनल का ये, अब इसमें पुट करो जरा, रो आपकी ऐसे कैसे ही रहेगी, L क्या है मेरा, L क्या है मेरा 3L, और 3L. ए डैश क्या है, क्या A/3। ये 3 कहाँ ऊपर पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंचेगी, ये 3 yes sir. Yes, sir. हमारा क्या हो जाएगा, रो इनटू 9L डिवाइडेड बाई A। तो आप देखो जरा, R डैश को इधर रखो, इस 9 को मैं बाहर ले लूं, 9 को बाहर ले लिया, तो इधर देखो रो L/A। अच्छा रो L/A, क्या मैं इसको कैपिटल R लिख सकता हूँ? Yes, sir. क्या ये मेरा Yes, sir. कैपिटल R के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, रो L/A, क्योंकि इनिशियल रेजिस्टेंस था। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि R डैश मेरा कितना आ गया, 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल। 9. क्योंकि काफी बच्चों का करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी। Yes, sir. क्लियर है कैसे हुआ क्वेश्चन ये? तो बच्चे, एक बच्ची ने पूछा था कि सर हम ये सिंपल वाला फॉर्मूला लगा के तो नहीं कर सकते। बेटा फॉर्मूला लगा के ही किया है ना हमने। Yes, sir. ओके Yes, sir. अब इसका सॉल्यूशन है। अब हम देखते हैं रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम देखेंगे रजिस्टर्स का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा आपको याद रखना है कि करंट सेम रहेगी। करंट सब में क्या रहेगी? Same. सब में सेम करंट फ्लो हो रही होगी। तो आप देखोगे यहाँ पे कि मान लो इस बैटरी से आई करंट जा रहा है, यहाँ से आई करंट जा रहा है, तो देखो इस रेजिस्टेंस से भी आई करंट जाएगा, इस वाले से भी आई जाएगा, इस वाले से भी आई जाएगा, और इधर भी आई जाएगा। सबसे आई करंट फ्लो होकर इस बैटरी के इस वाले एंड तक भी आई करंट होगा। तो ऐसे रजिस्टर्स का वो कॉम्बिनेशन जिसमें करंट इन ऑल रजिस्टर्स इज सेम, उन रजिस्टर उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम?
सीरीज कॉम्बिनेशन, Series combination. कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल मेरा V1 होगा, इसके अक्रॉस V2 होगा, इसके अक्रॉस V3 होगा। तो टोटल पोटेंशियल क्या होता है मेरा? टोटल पोटेंशियल होता है सम इक्वल टू, टोटल पोटेंशियल अगर मैं निकालूं तो टोटल पोटेंशियल होता है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मान लो इस बैटरी का पोटेंशियल V है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तीनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है? अच्छा, इन तीनों का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अगर हमें इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है, सिंपल इन तीनों को ऐड कर देते हैं। सीरीज में क्या करते हैं हम? सिंपल ऐड कर देते हैं, इसको हम R1 प्लस R2 प्लस R3। तो टोटल रेजिस्टेंस या फिर बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस बोलो या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलो, बात एक ही है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस हम सिंपली ऐड कर देंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे? सिंपली ऐड कर देंगे सबके रेजिस्टेंस को, तो हमारा आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर है? इसके बाद में कुछ क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा और क्लियर होगा आपको। उसके बाद आता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं? वो कनेक्शन जिसमें करंट सेम नहीं रहता है, करंट तीनों में डिफरेंट होगा। सारे जितने भी रजिस्टर्स होंगे उन सब में करंट डिफरेंस होगा, अलग अलग होगा, लेकिन सबके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। वोल्टेज इन ऑल रजिस्टर्स इज सेम। सीरीज में क्या था? सीरीज में क्या था? करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस था। और पैरेलल में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम में पैरेलल में और करंट डिफरेंस है। देखो यहां से मान लो आई करंट गया, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद में करंट के पास दो रास्ते हैं, एक इधर एक इधर, है कि नहीं? Yes sir. तो इधर I1 आ गया, मान लो इधर I1 आ गया, तो इधर क्या बचेगा? I माइनस I1 बचेगा कि नहीं? Yes. सिमिलरली इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इधर मेरा I2 आ गया, तो इधर क्या बचेगा? I माइनस A I1 माइनस A I2। सिमिलरली जब मेरा इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट से इधर गया, तो देखो तीनों रजिस्टर्स में अलग अलग करंट आ रही है। तीनों में, पहले में I1 आ रही, दूसरे में I2 आ रही है, तीसरे में I माइनस के I1 माइनस के I2 आ रही है। तीनों रजिस्टर्स में करंट डिफरेंस है, लेकिन आप देखोगे पोटेंशियल सब में सेम है। इसका इस प्लेट का पोटेंशियल मान लो इसका V मान लेते हैं, इसका 0 मानते हैं, तो देखो एक टर्मिनल सबका V पे है, सबका V पोटेंशियल पे है, और दूसरा टर्मिनल सबका 0 पे है। देख रहे हो आप? Yes sir. Yes sir. अरे आप बोलोगे कि आप क्या? फिर से बताना ये वाली लाइन। देखो मान लो आपका जो बैटरी होता है ना, बैटरी जैसे ये बैटरी होता है, उसका एक पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है मान लो V पे है, तो नेगेटिव टर्मिनल होगा 0 पे, अगर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो आपने बोला कि V मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, तो देखो इस पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड है तीनों। ये भी V से कनेक्ट है, ये भी V से कनेक्ट है, ये भी V से कनेक्ट है। और ये देखो इसमें देखोगे 0 से कनेक्ट, ये टर्मिनल भी 0 से, ये टर्मिनल भी 0 से, ये टर्मिनल भी 0 से है। इसीलिए हम बोलेंगे हर एक केस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और करंट हर एक का डिफरेंट है। तो ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। 1/R. वेरी 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 इनफाइनाइट टाइम इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। सिमिलरली ये वाला भी वेरी 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 वेरी, जितनी बार वेरी वेरी लगाओ इनफाइनाइट टाइम इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा इस फॉर्मूले। ये दोनों कॉम्बिनेशन के दोनों फॉर्मूले, ये भी इंपॉर्टेंट है और सिमिलरली पीछे उसमें भी इंपॉर्टेंट था। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आया आपको? Yes sir. Yes sir. अच्छा, इस वाले स्टेटमेंट, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ कि कौन कौन से आपके सीरीज में हैं, कौन कौन से रजिस्टर्स आपके पैरेलल में, बताओ जरा।
ध्यान से, आराम से और हैंड रेस करेंगे, कोई आंसर वैसे नहीं करेगा। Yes. वेट करो, वेट कर दो, बाकी लोगों को भी पढ़ने दो, उसके बाद आंसर बताऊं पूछूंगा। सोच के, थोड़ा सा सोचो, आराम से सोचो थोड़ा सा, तब बताना आंसर। चार बच्चों के आंसर आ चुके हैं। आस्था, आस्था आप बताओ। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा आस्था का। पलक? सर ऑप्शन ए। ओके। अंकिता? सर ऑप्शन ए। अमोलिका? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन डी है आपका। सौरभ? बी सर, सर बी ऑप्शन है। डी। अच्छा, ऑप्शन बी। सर डी। तो डी है आपका। हाँ, राजेंद्र? Sir, option B. अनीता देवी? सर ऑप्शन बी। अनीश कपूर? सर ऑप्शन बी। मंजू देवी? Sir, option D. रमा देवी? सर ऑप्शन बी। ओके। इसमें से ए ऑप्शन किसका आया था? ए ऑप्शन सर मेरा अंकिता। अंकिता का। अच्छा अंकिता, आप एक्सप्लेन करोगे जरा कि ए ऑप्शन कैसे आया आपका? सर क्योंकि आर ए एंड आर सी हम्म, वो पैरेलल है और आर बी और आर डी उसके कैसे पैरेलल है। कैसे कैसे पता चल रहा है आपको कि आर ए और आर सी पैरेलल है? कैसे पता चल रहा है? सर जो ऊपर ऊपर फ्लो हो रहा है और नीचे फ्लो हो रहा है उससे। ओके। और कोई बताना चाहेगा, एक्सप्लेन करना चाहेगा क्या? सर औरों का भी आया था। नहीं, और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा थोड़ा सा और? सर क्या? किसी को कि ये आपको कैसे लग रहा है कि सीरीज पैरेलल में होगा, ये कैसे पता चल रहा है? Sir, the voltage in all the सर register is आर एंड आर बी इन सीरीज अभी में और सर आर क्योंकि सी आर ए और आर बी में जो करंट है वो सेम जा रहा है, पर जो आर ए एंड आर सी में जो है वो डिफरेंट है। देखो ऐसा नहीं है बेटा, देखो आप यहाँ से sir, the मान लो, voltage यहाँ से आई करंट आ रहा है, मान लो यहाँ से आई करंट आ रहा है, तो यहाँ से आई करंट यहाँ पे पहुंचा। क्या इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद करंट के पास दो रास्ते होंगे? ये इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद यस सर। होंगे कि नहीं? yes, sir. तो आप देखोगे यहाँ से एक रास्ता इसके पास ये है करंट का, और एक रास्ता ये, तो इसका मतलब आर ए एंड आर सी आर इन पैरेलल होंगे कि नहीं पैरेलल में ये दोनों? यस Yes, सर। sir. यस Yes, sir. Yes, yes, अब मान लो sir. करंट मान लो यहाँ पे गया, Yes, यहाँ sir. पे पहुंच गया, कोई करंट मान लो आई डैश यहाँ पे आया, इस आई डैश के बाद में भी करंट के पास दो रास्ते होंगे कि नहीं होंगे? एक तो इधर जाना, Yes, sir. एक इधर जाना। यस सर। इधर गया, मान लो आई डैश गया, आई डबल डैश गया इधर, तो यहाँ से पहुंचने के बाद में जब इस पॉइंट पे करंट आया, तो इस पॉइंट पे भी दो रास्ते होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. एक इधर जाना, Yes, एक sir. इधर जाना। तो आप Yes, देखोगे sir. इन दोनों में आरबी एंड आरडी में Yes, भी sir. करंट आपका डिफरेंट है, इसीलिए ये भी किसमें होंगे? पैरेलल में। इसीलिए आपका ऑप्शन 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। इसीलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी करेक्ट। समझ में आ रही है बात?
Yes, sir. Yes, sir. ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि आपका आर ए आर सी पैरेलल में है और आर बी आर डी पैरेलल में है, और उसमें अगर बोलूं तो आपका ऑप्शन स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करें? मान लो अभी तो आपको समझ में आ गया। क्या ये इनमें से कभी कुछ सीरीज में आ पाएगा? बिल्कुल आएगा। देखिए जरा, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं जरा बताओ, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या? मैं आर ए और आर सी का इक्विवेलेंट, आर ए एंड आर सी का इक्विवेलेंट निकालना चाह रहा हूं। पहले क्या आएगा फॉर्मूला बताओ? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 1 ले लेता हूँ, 1 अपॉन आर ए प्लस 1 अपॉन आर सी, सॉरी आर सी 1 upon अब देखो इसको, नहीं बेटा, इन दोनों का निकाल रहे हैं पहले। ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों पैरेलल में, चारों पैरेलल में नहीं है, याद रहे, चारों पैरेलल में नहीं है। ये दो आर ए आर सी पैरेलल में है और आर बी आर डी पैरेलल में है, तो इन दोनों का निकालेंगे। हमने आर ए और आर सी एलसीएम लिया तो ऊपर क्या आया? आर ए प्लस आर सी। तो देखो इसको उल्टा कर देते हैं, इसको भी उल्टा कर देते हैं, तो आपका क्या आएगा? आर इक्विवेलेंट 1 जो होगा वो क्या आएगा? आर ए आर सी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर सी। क्लियर है? yes, sir. Similarly for RB and RE, RB और RD का क्या होगा? R इक्विवेलेंट 2 क्या हो जाएगा? क्या मेरा RB RD डिवाइडेड बाई RB प्लस RD आएगा? Yes, sir. इसकी तरह ही इसका अगर अब इक्विवेलेंट सर्किट जब बनाओगे ना तो ऐसे बनेगा कुछ, देखो ऐसे करके। क्या इन दोनों को एक रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होगा? बोल सकता हूँ कि नहीं? इन दोनों को एज एक सिंगल रेजिस्टेंस बना दो, एक ही रेजिस्टेंस हो गया, और इन दोनों का कंबाइंड होकर एक सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएगा जो कि ये होगा। और इसको मैं क्या बोलूंगा? आर इक्विवेलेंट 2 और आर इक्विवेलेंट 1। अब ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है? सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। अब ये सीरीज में देखो, आई करंट यहाँ से जाएगा, आई करंट यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से भी आई जाएगा और यहाँ से भी आई निकलेगा। अब ये सीरीज में हो गए। जब इन दोनों का आर ए और आर सी का इक्विवेलेंट निकाल दिया आपने, आर बी और आर डी का इक्विवेलेंट निकाल दिया, उन दोनों रजिस्टर्स को एक एक रेजिस्टेंस बनाया और उन दोनों को सर्किट में देखा, तब आप बोल सकते हो कि ये दोनों मेरे रजिस्टर किसमें? सीरीज में। अब इक्विवेलेंट मुझे निकालना है अगर टोटल सर्किट का, तो मैं क्या बोलूंगा? आर इक्विवेलेंट 1 प्लस आर इक्विवेलेंट 2, सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो ये मेरा इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। समझ में आया कैसे निकाला है? Yes. अगर समझ में आ गया तो फिर इस क्वेश्चन को करके बताओ जरा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। हलवा है, एकदम हलवा, जैसे गाजर का हलवा होता है ना, उसी टाइप का है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट which is connected to 24 volt battery and find the potential difference across 4 volt and 6 volt। पोटेंशियल डिफरेंस भी पता करना है आपको। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा सा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल लोगे, लेकिन थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन हाँ मेहनत होगी तो हमारी मेहनत रंग भी लेके आएगी। Yes, sir. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ मुझे फास्ट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो सब लोग निकाल ही दो। 10 ओम। 10 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। अब करंट निकाल के कोशिश करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज करके करंट निकालने की कोशिश करो। सर्किट में करंट कितना आ रहा होगा? टोटल करंट कितना हो रहा होगा? टोटल V अपॉन R इक्विवेलेंट से हमारा करंट आ जाएगा। कितना आ रहा है करंट? आया किसी वैशाली? सर 2.4। 2.4। यस यस 2.4 बिल्कुल 2.4 करंट आएगा। अब हरेक के अक्रॉस पोटेंशियल निकालने की कोशिश करो। R1 और R2 के अक्रॉस पोटेंशियल निकालने, अलग अलग। V इक्वल टू IR फिर से यूज करो। V1 क्या होगा? V1 क्या होगा? IR1। V2 क्या होगा? IR2। Sir 2.4. So 2.4
सर 9.6V। ओके चलो मैं करवाता हूं, उसके बाद आप अपना चेक करिएगा, ठीक है। Yes, sir. यस सर। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम, हमारा पहले गिवन डाटा क्या है। देखो सबसे पहले हमें दे रखा है पोटेंशियल, यानी कि V दे रखा है कितना 24 वोल्ट, और हमारा रेजिस्टेंस मान लो R1 दे रखा है 4 ओम, और R2 कितना दे रखा है 6 ओम। तो हमारे अच्छा ये बताओ करंट सब में सेम है क्या, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे? यस सर। तो मेरा R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो क्या होगा 6 प्लस 4, Yes. 6 प्लस 4 यानी कि 10 ओम। 10 ohm. अब देखो मुझे करंट निकालना है, अगर फॉर ओम्स लॉ अब यूज कर दो, क्या ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V इक्वल टू आई आर, होता है कि नहीं इक्वल टू आई आर? Yes, sir. Yes, sir. V मुझे I, अब देखो R टोटल R लगाएंगे हम, मतलब I निकालने के लिए टोटल R मतलब R इक्विवेलेंट V कितना है मेरा 24 है, I मुझे निकालना है, R इक्विवेलेंट कितना है मेरा 10, यानी कि मेरा I कितना आया 2.4 एम्पियर, 2.4 एम्पियर मेरा करंट आया, ये मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था। अब मुझे चाहिए क्या, हर एक के अक्रॉस चाहिए, मतलब R1 के अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए और R2 के अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए। तो अगर मुझे V1 चाहिए तो क्या मैं IR1 बोलूंगा, क्योंकि मेरी करंट तो I ही जा रही है ना हर एक Yes, से। sir. मान लो इसके Yes, अक्रॉस sir. V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, तो बोलूंगा IR1। I कितना है मेरा 2.4 इंटू R1 क्या है मेरा R1 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। कितना आएगा ये 4.4 सर 4.8 ना 4 अच्छा 4.8 क्यों आएगा, 5.6 5.6 आएगा, बिल्कुल 5.6 आएगा, 5.6। 5.6 क्या सर 5.6 सिमिलरली आप V2 निकालोगे, क्या IR2 बोलोगे, IR2 होगा ये। अब I क्या है आपका, I बोलो 2.4 R2 बोलो R2 6 है, तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा? 9.6। हाँ बेटा कोई कुछ पूछना चाह रहा है, एक बार शांत रहो जरा, कोई कुछ पूछना चाह रहा है बच्चा, हाँ बताओ। 2.4 into 4 सर इक्वल टू 9.6। 9.6 आएगा। ओके सॉरी 9.6 5.6 लिख दिया, 9.6 ओके 9.6 आएगा, कैलकुलेशन एरर हो गया, माय मिस्टेक बेटा, कैलकुलेशन एरर। अब 2.4 into 6 क्या होगा, 2.4 into 6 14.4 यस 14.4 वोल्ट। देखो हमारे ये आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया, हमारे चारों आंसर आ गए। हमने निकाल दिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल दिया, टोटल करंट भी निकाल दिया, पोटेंशियल अक्रॉस R1 निकाल दिया, पोटेंशियल अक्रॉस R2 निकाल दिया। क्लियर है, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन कैसे हुआ है? Yes, sir. ओके एक और क्वेश्चन ये दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन भी करो, ये क्वेश्चन करो जरा फास्ट। Calculate the equivalent resistance in the following circuit and also find the current I1 I2 in the given circuit। आपको I फाइंड करना है, I2 फाइंड करना है। आपको याद रहे पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, यही हेल्प करेगा आपकी। हाँ भूमिका क्या है आंसर, भूमिका का क्या आंसर आया है? भूमिका कपूर आपने हैंड रेस किया है। भूमिका सर वो गलती से हो गया था। ओके कोई नहीं जस्ट से वैशाली जस्ट वेट करो बेटा, वेट आंसर नहीं देना बट बाकी लोगों की कर लें जरा, बाकी लोगों का भी आंसर देखें क्या आ रहा है बच्चों का। देखो एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी के आंसर जैसे किसी ने आंसर कर दिया 2 ओम,
तो आपको उसी आंसर को नहीं बोलना, अपना आंसर बोलना है जो आपका आया है, क्योंकि एग्जाम में आप अपना लिखोगे, पड़ोसी का नहीं लिख सकते। समझ रहे हो? हाँ, इसीलिए हमेशा ईमानदारी से सारे क्वेश्चन करने हैं, न कि किसी ने बोल दिया फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सब लोग फर्स्ट ऑप्शन बोलने लगेगा। ऐसा नहीं होगा बेटा। जब आप क्या करने वाले हो इन फ्यूचर, आप नेक्स्ट ईयर से मेडिकल की तैयारी करोगे या फिर नीट की तैयारी करोगे, नीट की या जेई की, इन दोनों में से किसी की भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होगा, तो उसका जब एग्जाम दोगे ना, इवन बोर्ड का एग्जाम दोगे तब भी चीटिंग थोड़ी ना कर लोगे। आपको खुद का ही काम आएगा, खुद का पढ़ा हुआ ही काम आएगा। इसीलिए आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैंने क्वेश्चन सही किया है, और गलत भी किया होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे तो गलती कर सकते हैं ना, सही करने के लिए मैं बैठा तो हूं। पहले आप गलत तो करो, जब आप गलत करोगे तभी आप सही तक पहुंचोगे। और लेकिन जो लोग करते ही नहीं है उनका क्या सीन है भाई? कुछ लोग तो करते ही नहीं है, इस वजह से नहीं करते कि हमसे गलत हो जाएगा। होने दो ना, गलत होगा तो क्या हो गया। अच्छा, अनीश कपूर बताओ जरा, क्या आंसर है आपका? 12 और 18। ओके, भूमिका यस सर। बताओ क्या आंसर है? सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सर, वो 5/12 आया। 5/12 आया है। ओके, और बाकी? यस सर। सर I1 सर I है 10 एम्पियर, सर I1 6 एम्पियर एंड I2 4 एम्पियर। ओके, वैशाली? सर I1 6 एम्पियर और I2 सर 4 एम्पियर सर, और I सर 10 एम्पियर। वंशिका? चंदन चौहान? सर I1 6A, I2 4A is equal to 10A। ओके, समीक्षा? सर I1 6 एम्पियर, I2 4 एम्पियर एंड I 10 एम्पियर। ओके, जरा हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर है आपका। यस सर। सही क्या है इसका आंसर, तब देखते हैं। सर मेरा भी ऐसा ही है I। ओके, अभी देखो आपको एक R1 दे रखा है, कितना ओम? R1 कितना दे रखा है? 4 ओम। 4 तो एम्पियर। R2 कितना दे रखा है आपको? 6 ओम। 6। तो अच्छा ये बताओ मुझे, सीरीज में है या पैरेलल में है ये कॉम्बिनेशन? पैरेलल में। सर पैरेलल। यस, ये कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6 होगा। यस सर। तो क्या 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा कि नहीं आएगा? सर 12 आएगा। तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? 3 + 2 आएगा। 3 + 2। यस सर। 5/12 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, क्या मैं आई की वैल्यू निकाल सकता हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से? क्या आएगी? अरे आई V = IR होता है ना, ओम्स लॉ। आई इक्वल क्या होगा? V/R इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो V क्या है मेरा? V क्या है मेरा? V है मेरा 24 और R इक्विवेलेंट क्या है मेरा? 5/12। तो आप देखोगे R इक्विवेलेंट मेरा 5/12 है। सॉरी, 5/12 क्यों होगा? 12/5 होगा ना। यस सर। क्योंकि देखो ये 1/R की वैल्यू है बेटा, 1/R की वैल्यू। थोड़ा सा और नीचे, जगह नहीं है आगे। 1/R की वैल्यू है ना वो। तो R इक्विवेलेंट, इसको उल्टा कर दो, उसको भी उल्टा कर दो, क्या होगा? R इक्विवेलेंट क्या होगा? 12/5। 12/5 ओम होगा। देखो आप क्या करते हो, आप में से कुछ बच्चों के आंसर सही आ गए, लेकिन जब मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया तो आप लोगों ने टोका नहीं। आप मिस्टेक पकड़ा करो ना, मुझे अच्छा लगता है। मतलब मुझे लगता है कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। हो सकता है कि मैं जानबूझ के मिस्टेक कर रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है ना, कि आप लोग ध्यान दे रहे हो, आप लोग ध्यान दे रहे हो या ध्यान नहीं दे रहे हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक बच्ची ने बोला था 2.4 × 4। सर 5.4 नहीं होगा, 9.4 होगा। एक बच्ची ने बोला था मेरे से। यस सर। तो ऐसे ही बोला करो ना आप लोग पता नहीं क्या करते हो। अब देखो हमें क्या चाहिए, क्या टोटल करंट चाहिए। तो टोटल करंट क्या होगा कि V/R इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा? तो V क्या है मेरा? 24 है।
आर इक्विवेलेंट क्या है 12/5, तो 12 से 24 कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, और ये Yes. 5 पहुंच जाएगी ऊपर, तो कितना आया करंट, कितना आया 10 ओम, सॉरी 10 एम्पियर, 10 एम्पियर 10 एम्पेयर 10 एम्पियर मेरा क्या आ गया आई की वैल्यू आ गई। तो एक तो आंसर ये हो गया आई इक्वल टू 10 एम्पियर। अब अच्छा एक बात बताओ 10 एम्पियर यहाँ पे जा रहा है, क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल मेरा 24 होगा? इसके अक्रॉस Yes, भी sir. 24 वोल्ट होगा। यस सर। क्यों होगा? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल आपका क्या रहता है, सेम रहता है। पैरेलल में Same. रहता है। Sir, same. फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो अगर मुझे I2 की वैल्यू निकालनी है, I2 की वैल्यू निकालनी है, क्या मैं V2/R2 बोलूंगा? V2/R2 बोलूंगा कि नहीं? Yes, sir. V2 क्या है मेरा? Yes, V2 sir. क्या है मेरा? V2 नहीं, V सॉरी, V2 नहीं, V2 तो है ही नहीं ना यहाँ पे, Sir, V है. V ही है ना सबके अक्रॉस। V क्या है मेरा? V क्या है मेरा? V क्या है 24। 24. R2 क्या है? R2 24 6 है, तो कितना आएगा आंसर? 4 एम्पियर। 4 एम्पेयर 4 एम्पियर। तो ये मेरा आई। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से मेरा 10 एम्पियर जा रहा था, 4 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर क्या बचेगा I2 मेरा 6 एम्पियर। 6 मतलब क्या ampere. बोलोगे, I इक्वल 6 टू होगा एम्पियर। I1 प्लस I2, तो I मेरा कितना है 10 है, I1 मुझे पता नहीं है, और I2 मेरा कितना है, I1 कितना है 4 है, मेरा I1 कितना आ जाएगा 6। 6 एम्पेयर। क्या क्लियर हुआ आपको? I1 I2 कैसे निकाला है हमने, सबको क्लियर Yes, हुआ? sir. Yes, Yes, sir. sir. अब ये है आपके लिए होमवर्क में 4 क्वेश्चंस हैं और चारों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है? ओके सर। Yes, sir. अब मुझे बताओ हमने आज क्या क्या पढ़ा है? क्या क्या पढ़ा है आज हमने? सबसे पहले क्या पढ़ा था? रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टेंस उसके बाद क्या? रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी पढ़ी, उसके बाद सीरीज एंड पैरेलल combination of resistances, और उसके बाद क्या किया हमने? Questions and numericals. अब इसमें कोई डाउट है? नो सर ऑल क्लियर है? No, sir. यस सर ओके, फिर अगर ऑल क्लियर है तो क्या फिर चले हम नेक्स्ट क्लास में मिले हैं फिर नेक्स्ट वीक, ठीक है? और Yes, एक sir. चीज याद रखना, जब भी आप नेक्स्ट क्लास में आया करो ना, तो आप लास्ट क्लासेस को उस चैप्टर्स के जितने भी नोट्स हैं उन सबको रिवाइज करके आया करो, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे आपको क्लास में अच्छे से समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? ध्यान रहे इस बात का ध्यान रखना हमेशा कि सारे नोट्स को रिवाइज करके आना है आपको, ठीक है? Okay, sir. हाँ बेटा बताओ। Excuse me, sir. हाँ बताओ। सर संडे को टेस्ट होगा? संडे को Physics अपडेट मिल जाएगा आपको, ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा आपको। ये टेस्ट वाले डिपार्टमेंट हमारा अलग है, तो वो मैम आपको, आयुषी मैम आपको अपडेट दे देंगे ग्रुप में कि आपका संडे को टेस्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है? टाइम है ना अभी संडे का, संडे को आपको पता चल जाएगा, उससे पहले ही पता चल जाएगा आपको, डोंट वरी, मैसेज आ जाएगा आपको कि संडे को टेस्ट होगा आपका या नहीं होगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, सर sir. Sir, I have a question. हाँ बताओ। सर अगर प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, तो फिर प्लास्टिक की वाटर बॉटल में पानी गर्म कैसे हो जाता है? बेटा पुअर कंडक्टर होता है, इंसुलेटर नहीं होता। पुअर कंडक्टर का मतलब क्या है? हीट को सप्लाई तो करता है लेकिन स्लो रेट से करता है, स्लो रेट सप्लाई करता है हीट को। देखो एक होता है पुअर कंडक्टर, एक होता है कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है एक्चुअली में परफेक्टली कंडक्टर दुनिया में कोई चीज होती नहीं है। तो होता ये है कि हम मान के चलते हैं कि जो स्टील है या आयरन है हम उसको कंडक्टर मान लेते हैं। आपने देखा होगा कि
आयरन और स्टील जल्दी गर्म होते हैं या जल्दी ठंडे होते हैं। आपके घर में बर्तन होंगे वो एल्यूमिनियम के होंगे, हैं कि नहीं? कुकर एल्यूमिनियम का होता है कि नहीं होता है? वो हीट का कंडक्टर होता है। लेकिन आपका कुकर प्लास्टिक का नहीं होता। क्यों नहीं होता पता है? ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक को आप आग पे रखो वो कभी गर्म होगा ही नहीं या हीट को ट्रांसफर नहीं करेगा। वो ट्रांसफर करता है लेकिन बहुत स्लो रेट से करता है, बहुत ही स्लो रेट से ट्रांसफर करता है। जैसे आप बोलोगे कि 1 जूल हीट को ट्रांसफर करने के लिए आयरन लेगा मान लो 1 सेकेंड, तो 1 जूल हीट को ट्रांसफर करने के लिए प्लास्टिक लेगा 10 सेकेंड। इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं आप। ट्रांसफर करता है, जैसे आप बोल रहे ना वाटर बोतल, जो बोतल के अंदर पानी फिर गर्म कैसे हो जाता है अगर वो इंसुलेटर है? वो इंसुलेटर नहीं है बेटा, वो एक तरह से इंसुलेटर हम मान के चलते हैं लेकिन वो परफेक्टली इंसुलेटर नहीं है, वो परफेक्टली हीट को रोक नहीं सकती। बैड कंडक्टर बोलते हैं उसको, इंसुलेटर नहीं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट ऑफ और इलेक्ट्रिसिटी। यस सर। सर सेमीकंडक्टर और बैड कंडक्टर में क्या डिफरेंस है? गुड कंडक्टर और सब सेमीकंडक्टर और बैड कंडक्टर। सेमी कंडक्टर और बैड कंडक्टर। यस सर। बेटा अभी एक्चुअली आप अपने सिलेबस से बाहर की चीजें पूछ रहे हो। प्रॉब्लम ये है, आप सेमी कंडक्टर पढ़ोगे 12th में जाके। यस सर। चलो मैं एक छोटा सा ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ आपको। देखो सेमी कंडक्टर क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ हीट दे रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के टर्म में नहीं दे रहा, इन टर्म्स ऑफ हीट दे रहा हूँ। सेमी कंडक्टर या फिर बोले कंडक्टर से आप मत बात समझो, सबसे ज्यादा हीट जल्दी ट्रांसफर करेगा कंडक्टर, उससे कम रेट से ट्रांसफर करेगा सेमी कंडक्टर, और उससे भी कम, सबसे कम रेट से हीट ट्रांसफर करे उसको हम बोलते हैं क्या? इंसुलेटर। जैसे आप फ्रिज देखा है कभी? फ्रिज देखा है आपने? फ्रिज टूटा हुआ फ्रिज देखा हो, जिसकी दीवारें टूटी हो, उसके अंदर एक व्हाइट कलर का गद्दा टाइप का निकलता है, देखिएगा कभी किसी कबाड़े की वाले की दुकान पे पड़ा होगा, तो वो क्या होता है? एक इंसुलेटर होता है, लेकिन वो परफेक्ट इंसुलेटर वो भी नहीं होता। एज अ इंसुलेटर हम बिहेव करते हैं, जैसे वो बोलता है ना कोई 100% परफेक्ट पर्सन कोई होता है, 100% नहीं होता, 99 हो सकता है, 98 हो सकता है, लेकिन 100% कोई चीज नहीं होती। तो समझ में आया आपको? कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। यस सर। तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में सेमी, इन टर्म्स ऑफ हीट में ये चीजें नहीं एक्सप्लेन की जाती, ये इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में एक्सप्लेन की जाती है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ हीट बात करोगे तो आप अगर कंडक्टर को बोलोगे वो चीज जो बहुत जल्दी हीट को ट्रांसफर करे, सेमी कंडक्टर बोलोगे जो कंडक्टर से थोड़ा कम और सेमी कंडक्टर से थोड़ा ज्यादा रेट से ट्रांसफर करे, और इंसुलेटर मतलब ट्रांसफर तो करे, बहुत लेट ट्रांसफर करे। जैसे ईंट होती है, ईंट जो घर में दीवार में लगाई जाती है, अगर उसको जैसे उसको रख दो और इस एक साइड में आग जला दो तो वो पीछे वाली साइड बहुत टाइम लेगी गर्म होने में, लेती है कि नहीं? बहुत टाइम लेगी। लेकिन उसी जगह अगर आप लोहे की प्लेट रख दोगे, लोहे की प्लेट का तुरंत गर्म हो जाएगी। घर में तवा होता है, जो तवा होता है क्या वो जल्दी गर्म होता है, लेट गर्म होता है? सर जल्दी। जिस पर रोटी होती है, मिट्टी का तवा देखा है आपने कभी? मिट्टी के तवे भी आते हैं। मिट्टी के हाँ बेटा आपने देखा नहीं होगा। मिट्टी के तवे आते हैं, वो बहुत लेट गर्म होता है क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। आगे चल के अब 11th क्लास में पढ़ोगे आप थर्मल कंडक्टिविटी, जो हीट जो भी जिस रेट से ट्रांसफर हो रहा है ना, वो डिपेंड करता है थर्मल कंडक्टिविटी पे। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो ना? जो चीज जल्दी ट्रांसफर कर रही है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, जो लेट ट्रांसफर कर रही है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी। अच्छा एक बात, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक कुर्सी रखी हुई है, दो कुर्सी रखी हुई है धूप में रखी है काफी टाइम से, 1 घंटे से धूप में रखी, बहुत तेज धूप पड़ रही है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। एक कुर्सी है लोहे की, एक कुर्सी है प्लास्टिक की, कौन सी कुर्सी पे बैठोगे आप सबसे पहले? प्लास्टिक। क्यों बैठोगे प्लास्टिक की पे? क्यों बैठोगे? सर क्योंकि लोहे की कुर्सी होगी सर गर्म हो। ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको,
प्लास्टिक की कुर्सी की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इसीलिए जैसे ही आप बैठोगे एक साथ ही ट्रांसफर आप तक नहीं करेगी। और आयरन की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए आयरन की कुर्सी पे आप जैसे ही बैठोगे आपको झटका लगेगा बहुत ज्यादा गर्म है। टेम्परेचर दोनों का सेम होता है, ऐसा नहीं है। ये आप किसी से अगर कोई पूछता है ना कि बेटा प्लास्टिक की कुर्सी रखी है, लोहे की कुर्सी रखी है, सुबह से धूप में रखी हुई है, दोपहर हो गया, बहुत टाइम से रखी है, दोनों में किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? दोनों का सेम टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर दोनों का सेम होगा। थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट होने की वजह से हमें आयरन की कुर्सी पे बैठेंगे तो हमें ज्यादा जल्दी गर्म लगेगी, और प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठेंगे तो थोड़ा धीमे धीमे गर्म लगेगी। Yes, sir. आगे अब डाउट क्लियर हो पाया आपका? Yes, Yes, sir. ठीक है फिर चलें, Yes, sir. Yes, sir. चलें फिर। Thank you, Yes, sir. Yes, sir. वेलकम बच्चे, Thank you, Yes, sir. You're Bye, welcome. sir. बाय बच्चों, बाय। Thank you. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Yes, sir. Bye. Bye, Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Bye. Bye.